Hello guys, let's start our current affairs lecture. जो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है, इसकी जो सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, this lecture is very important and very much crucial for you. देखो, ये जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं, इसमें आपको जो है बहुत सारी चीजों के बारे में जो है पता चलने वाला है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू कि आप जो लोग हैं, जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हो, जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, तब आपको नोट्स मेकिंग भी करनी है। क्योंकि ना एक बात समझो आप मेरी, रिकॉलेशन करना, जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको रिकॉल करना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। अगर आप चीजों को रिकॉल नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको रिपीटेडली रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम्स में जो है आपको कदापि ये संभव नहीं है कि आपको चीजें याद आ पाएंगी। ठीक है, तो आई एम जस्ट होपिंग एंड आई एम जस्ट होपफुल दैट एवरीवन, ऑल ऑफ यू, ये सब लोग जो है आप आराम से जो है चीजों को अच्छे से सुन रहे हो और नोट डाउन भी करके ले रहे हो। ठीक है, अभी देखते हैं आज की जो सीरीज है अपनी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पेश है। थोड़ा सोचो and then try to mark the correct answer. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने तो पहली बार ही ये नाम सुना होगा। आई थिंक द रिवर चंद्रा, ये चंद्रा रिवर, ये जो नाम है बहुत पहली बार ही सुना होगा बच्चों ने। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली ये जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। मतलब एक रिवर है जो अगेन वेरी फेमस रिवर है, सब चिनाब बोलते हैं। ये चिनाब नाम अब जाना होगा आपने, चिनाब। ठीक है, ये जो चिनाब रिवर है तो वो दो नदियों का संगम है एक्चुअली। एक्चुअली इसका नाम चिनाब नहीं है, इसका नाम एक्चुअली चंद्रभागा है। चंद्रभागा, ठीक है, दैट इज एक्चुअल नेम ऑफ दिस रिवर। बिकॉज ये जो रिवर है चंद्रभागा, ये दो रिवर का संगम है। मतलब एक रिवर आती है, इसका नाम है चंद्रा, एंड एक रिवर आती है भागा। तो फिर इन दोनों को रिवर को मिलके बनती है आपकी चंद्रभागा। लेकिन चंद्रभागा रिवर का नाम लोगों ने क्या रख दिया है? चिनाब। ठीक है, आई डोंट नो रियली, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ वन ऑफ द फैक्ट यही है। ठीक है, नाउ तो ये जो चिनाब, अभी जो चंद्रा रिवर है, ठीक है, ये जो चंद्रा रिवर अभी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसका कारण क्या है? न्यूज में होने का क्या रीजन है? तो समझो, न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली में हमने देखा है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, उन्होंने एक ना, मतलब ये हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था उस पर्टिकुलर प्लेस पे, एरिया में। तो वहां पे एक एसयूयू ओनर ने क्या किया था, मतलब एक गाड़ी फोर व्हीलर ओनर था, उसने क्या किया था, इलीगली अलीजली ड्राइविंग की थी इस व्हीकल while क्रॉसिंग द चंद्रा रिवर, ठीक है, इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। मतलब उसने क्या किया था, जो रिवर है चंद्रा रिवर, वहां से डायरेक्टली अपनी गाड़ी गुजार ली थी। अब देखो ना क्या होता है, सच थिंग्स वी कैन नॉट बी एंटरटेन। ऐसे चीजों को हम कभी भी एंटरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज अभी किसी एक को अगर हमने अलाउड कर दिया ऐसे कुछ क्रॉसिंग करने में, तो फिर आगे जाके बहुत सारे लोग भी इस तरीके से जो क्या कर सकते हैं, क्रॉसिंग कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से क्रॉसिंग करोगे तो फिर वही चीज है ना कि आप क्या कर रहे हो, आप आपकी खुद की जान भी मुश्किल में डाल रहे हो, प्लस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी समाज में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, दैट्स व्हाई ये जो रिवर है चंद्रा रिवर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थी। रिमेंबर, इट इज वन ऑफ द टू रिवर्स, अदर बीइंग इज अ भागा रिवर, जैसे मैंने बोला, दैट मर्ज फ्रॉम अ चिनाब रिवर इन अ लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिस रिवर is originated or it rise in the snow laying at the base of the main Himalayan ranges, ठीक है, at the हिमाचल प्रदेश।
It flows for considerable distance along the base of this region in a southeasterly direction before turning completely and taking the southwesterly course in the Spiti Valley. That's why this is again very much important for us. This course is very important for us. It flows on to merge with a Bhaga river downstreaming of a Kelong. Okay, the beautiful Chandratal Lake was formed at its sources. That's why this is again very much important. देखो रिवर्स न्यूज में आती रहती है, तो आपको रिवर्स के बारे में क्या करना है, आराम से पढ़ना है हमेशा. ओके, रिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. कौन सा भी सवाल आ सकता है रिवर्स से, तो आपको जो क्या करना है, याद रखना है रिगार्डिंग द रिवर्स. ठीक है, नेक्स्ट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. चाहता हूँ आप लोग सोचो इसके बारे में. चलो, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर जो है वो उसको मार्क करके रखा होगा. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है कि OSIRS अपेक्स मिशन जो कि लॉन्च किया गया है. इसलिए लॉन्च किया गया है बिकॉज वी वांटेड टू स्टडी द फिजिकल चेंजेस टू एस्ट्रॉइड. ठीक है, अपोफिक्स. जो एस्ट्रॉइड अपोफिक्स है उसमें जो फिजिकल चेंजेस है उसको स्टडी करने में इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया है. ठीक है, नाउ सो दिस एम इज वेरी ट्रू. जैसे मैंने बहुत बार आपको बोला है कि एम्स जो होते हैं नॉर्मली ट्रूथ ही होते हैं. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या देखो, इट विल बी लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ये मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है. But this statement is not correct. This is not launched by European Space Agency. ठीक है, so only one statement ही आपका क्या है, correct है. Only one statement is the correct. ठीक है, so just remember this thing. Yeah, this unprecedented extension of a celestial duties, a spacecraft that deliver the asteroid sample from Bennu asteroid, Oris REX, has embarked on a new mission and NASA has renamed it. ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ मिशन. किसका है, आपके नासा का. ये पर्टिकुलर क्या है, आपका मिशन है. ठीक है, दिस मिशन इज एम टू ऑब्जर्व द फिजिकल चेंजेस. ठीक है, induced by Earth gravitational pull during the Apophis flyby. जब भी ये Apophis flyby कर जाएगा तब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसके ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालती है उसको स्टडी करना एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का. ठीक है, अब जो अपोफिस है उसके रिगार्डिंग बातचीत करें. दिस अपोफिस वाज डिस्कवर्ड ऑन जून 19, 2004. ठीक है, this is a one S-type asteroid which is made up by the various rocky materials plus the mixture of a nickel and iron. Various rocky materials है उसमें से specifically बात करो तो nickel and iron is one of the very much important. No? It is a remnant from the early formation of a solar system about 4.6 billion years ago. It originated in the main asteroid belt that is present between the Mars and Jupiter. आपको पता होगा कि जो मार्स ग्रह है एंड जो जुपिटर है उन दोनों के बीच में आपको क्या मिलता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है. ठीक है, क्या मिलता है इन दोनों के बीच में, आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है जहां पर आपके एस्ट्रॉइड्स के प्रेजेंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मिशन कर्मयोगी. यस, थोड़ा सा सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट.
चल, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जो है सही आंसर इसके रिगार्डिंग मार्क किया होगा। मिशन कर्मयोगी के अगर आप नाम से देखोगे तो नाम से पता चलता है कि कर्म करना ही सबसे बड़ी बात होती है। कर्म का आपको क्या फल मिलेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग द आउटकम्स, कर्म करते रहना एक कर्मयोगी की निशानी होती है। एंड कर्मयोगी के इसमें अगर आप देखोगे तो इट इज लॉन्च फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दिस इज वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। जिसे हम हमेशा बोलते हैं कर्मयोगी के सिद्धांत में हमेशा बोलते हैं, ठीक है। जो शीलम, जो शील होता है आपका, ये शील, ठीक है, शील ही सबसे बड़ा आपका चरित्र है, ठीक है। शील परम भूषणम जैसे हम बोलते हैं, शील परम भूषणम, ठीक है। आपका शील है, शील का मतलब आपका चरित्र। एक सिविल सर्वेंट के लिए उसका चरित्र ही सबसे बड़ा उसका भूषण है, मतलब आभूषण जैसे हम बोलते हैं, वही सबसे बड़ा है। तो शीलम परम भूषणम, ठीक है। तो दिस मिशन कर्मयोगी जो इसी आइडिया को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज हेल्पफुल फॉर बिल्ड capacity building of a civil servant of the Indian government. But this program is not run by the Niti Aayog. Niti Aayog is not the nodal agency. Niti Aayog is basically the planning making body and not something which has to be implemented this particular programs like this. Okay, what should be correct answer? Option A is the only correct. Option A is the only correct thing. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, फिर अगर आप आराम से पढ़ लोगे तो मिशन कर्मयोगी, ठीक है, इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। Okay, then the unique program will help to lay the foundation for civil servant in the country. Okay, there will be more focus on site learning in completing the off-site learning. This was launched on 2nd September 2020. The 6 key pillars is in यहाँ पर 6 key pillars कौन से देखो, the policy framework, institutional framework, competency framework है, then digital learning है, electronics human resource management system है, and monitoring and evaluation framework है। These are the important 6 key players जो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम विल कवर all civil servant. This program will cover all the civil servant, including the contractual employees across the different ministries, different departments, organization, etc. The nodal ministry, Ministry of Personal and Public Grievances, is the nodal ministry which focus on to be mission कर्मयोगी। आप लोग भी जो है सिविल सर्वेंट बनने का प्लान कर रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि आप सब लोग भी सिविल सर्वेंट बनो, एक बड़े से बड़े सिविल सर्वेंट आप बन जाओ। लेकिन हमेशा मेरा एक सेंटेंस याद रख लेना, ठीक है, दैट इज शीलम परम भूषणम। के शीलम परम भूषणम, आपका शील, आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ी भूषण है, वही का आभूषण, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट, यस, थोड़ा सोचो, गेस करके देखो। ओके, सवाल बहुत ही इजी है। अगेन सेम थिंग, मैंने कल भी बोला था कि सवाल इजी होते हैं, बस आप लोग कंटिन्यूसली उसको रीड नहीं करते हो, ठीक है। रीड करते रहना चाहिए, अगर आप कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहे हो तो आपको आराम से इसका जवाब भी आ जाएगा। देखो सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है हाउ मेनी डॉलर्स हैज वर्ल्ड बैंक रिसेंटली प्रोवाइडेड टू यूक्रेन फॉर देयर असिस्टेंस। So remember, this is $1.34 billion. Huge amount, humongous amount है, ठीक है। स्पेशली बात करूं तो
अब इसमें अगर आप देखोगे द फाइनेंसिंग जो हुई है दैट इज 1.34 बिलियन डॉलर का जो फाइनेंस हुआ है, ठीक है। इन फाइनेंस में क्या है ना, दिस फाइनेंस इंक्लूड 1.086 बिलियन डॉलर का लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 109 मिलियन डॉलर का फ्रॉम नॉर्वे, 50 मिलियन फ्रॉम यूएस एंड 20 मिलियन फ्रॉम द स्विट्जरलैंड। तो ऐसे सबने मिलके 1.34 बिलियन दिए हैं यूक्रेन को फॉर देयर असिस्टेंस पर्पसेस, ठीक है। अगेन आई बिलीव इट टू बी एज अ कि बहुत सारा सपोर्ट यूक्रेन को हो रहा है इन देयर वॉरफेयर। नेक्स्ट, थोड़ा सोचो इसके बारे में। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, क्या लगता है आपको? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस चीज के बारे में बातचीत चल रही है, पहले उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। यहाँ पर बात चल रही है आपके इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज की। मतलब जो भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, सो दैट विल बी हेलीकॉप्टर सर्विस, समथिंग व्हिच जो आपको ट्रैवलर्स में हेल्पफुल होगा, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ठीक है। So remember, this services is inaugurated recently in UP. कहाँ पे रिसेंटली हुआ ये इनॉग्रेशन? यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर, यूपी जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट्स फर्स्ट, मतलब उनके स्टेट का पहला स्टेट फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज। बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आगरा से स्टार्ट होगा, ये बेटेश्वर इन आगरा टू गोवर्धन इन मथुरा, ठीक है। आगरा से लेके मथुरा के बीच में जो आप क्या कर सकते हो, हेलीकॉप्टर से जो है ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। सीएम was in Bateshwar celebrate the birth anniversary of former PM Atal Bihari Vajpayee ji. Yeah, CM laid the foundation stone and inaugurated the various projects costing अराउंड कॉस्टिंग कितने को प्रोजेक्ट का 10,451 लाख का कॉस्टिंग है इन सारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। एंड जो सीएम है उन्होंने सारे प्रोजेक्ट की क्या की है, फंडिंग की है, बोला है हाँ वी विल डू दिस। नेक्स्ट, सोचो इसके बारे में। Okay. चलो, आई एम जस्ट होपिंग कि यू गाइस हैव कवर्ड द थिंग। सवाल क्या है, फिर सवाल को आराम से पढ़ो। क्या है सवाल? आपको बोल रहा है स्पेशल पोस्टल कवर will be released on a late Justice Madhav Reddy, who was the former governor of the state. Remember, Madhav Reddy was the former governor of Maharashtra. The former governor of Maharashtra क्यों क्या थे? फॉर्मर गवर्नर थे। अब इसके रिगार्डिंग ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो सीएम थे, मतलब जो देखोगे तो जस्टिस जो है उनकी कैसे 27 दिसंबर को जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्हें एक स्पेशल पोस्टल कवर रिलीज किया है ऑन अ बर्थ एंड 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी, ठीक है। ये कौन थे? द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड मुंबई हाई कोर्ट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। The event, organized by the Justice Konda Madhav Reddy Foundation, was presided over by the governor, the governor. Okay,
चंद्रयान with future. So this is again something very much unique, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है. Very easy question but very tough. मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में ना जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं ना, एक बार तो वो सवाल हल हो जाते हैं, लेकिन ये जो थोड़े से छुपे हुए सवाल होते हैं ना, जो होते बहुत छोटे ही है, लेकिन इनको अटेम्प्ट करना, इनका सही आंसर पता होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. उसी टाइप का ये पर्टिकुलर सवाल है. ये देखो सवाल किसके बारे में बोल रहा है. सवाल में लिखा है एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, पेंटोई पेंटोई टैगोरिया. पेंटोई टैगोरिया. दिस वाज इन न्यूज. ये क्या है? रिमेंबर दिस इज नेम ऑफ वन बैक्टीरिया. ये किसका नाम है? एक बैक्टीरिया का ये क्या आपके नाम है. ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, द टीम रिसर्चर फ्रॉम द कोलकाता विश्व भारती has identified a new species of a bacteria which was been named as a Pentoi tagoria in homage to Nobel laureate, in homage to the Nobel laureate Rabindranath Tagore sahab. Okay. Now, it was discovered from a soil sample collected in Jharia coal mines. उसकी कैरेक्टर देखो आप. They are very much beneficial for the plant growth. Okay. It not only solubilize the potassium but also replenish the nitrogen, which is very important. The team has conducted experiment by introducing this bacterium to farmer who have expressed a satisfaction with the positive result. ठीक है. Now there is some fact of the रविंद्रनाथ टैगोर साहब भी न्यूज में है, तो उनके रिगार्डिंग में कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी है. He was the world renowned poet, literaturist, again, then philosopher, and Asia's first Nobel laureate. He was born in Kolkata in May 7, 1860. जिसको हम गुरुदेव भी बोलते हैं. Okay. He was popularly known as the Bard of Bengal. Okay. He introduced a new prose and verses form and the use of a colloquial language into Bengali literature. He was highly influential in introducing the Indian culture to the West and vice versa. In 1931, he became the first non-European to receive a Nobel Prize for Literature. He awarded the knighthood in 1950, but he again re-gave it in 1919 for the Jallianwala Bagh massacre. Vishwa Bharati University, which was known as the Shantiniketan, founded by the Rabindranath Tagore. Remember the Vishwa Bharati University, which was known as the Shantiniketan, which was founded by the Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wrote Indian national anthem, that is Jana Gana Mana, not only for the India but also for the Bangladesh. They have wrote their national anthem. Tagore most notably work for poetry is a Gitanjali. Again, the song offering for which he received the Nobel Prize in Literature in 1913. Very important personality, इनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं. Now, let's think about this. ओके, देखो सवाल जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल इजी है, लेकिन आपको जो है अच्छे से क्या करना है, मार्क करना है कि आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, इसे थोड़ा सोचो इसके बारे में. इजी है, ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. Which state is the main state partner of the International Gita Geet Seminar and Geet Mahotsav? Remember, कौन सा स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है? दैट इज हरियाणा. कौन स्टेट है? हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा स्टेट इज द पार्टनर स्टेट इन दिस पर्टिकुलर लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज. देखो
वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ साहब है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल गीत सेमिनार एंड गीत महोत्सव, ठीक है, एट ब्रह्मा सरोवर इन कुरुक्षेत्र, दैट इज इन हरियाणा। ओके, द थीम ऑफ दिस ईयर इज, थीम देखो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। Very important, Srimad Bhagavad Gita and the Universal Unity. International Gita Mahotsav program are scheduled from December 7 to December 24. The main event taking place from December 7 to December 24. The Assam plays a pivotal role as the main state partner for this particular project. Okay. आसाम में देखो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है आपका वो ऑर्गेनाइज हो रहा है इन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर याद रखना लिटिल बिट थिंग, लिटिल बिट चेंजेस। प्रोग्राम इज इनॉग्रेटेड कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम का इनॉग्रेशन आपके हरियाणा में हो रहा है। ठीक, एंड अगर आप ये बात पढ़ोगे कि कोई पार्टनर है, particular pivotal role as a main state partner for this program is the Assam. Assam is the main state partner. इसको करेक्ट कर लो, असम के आपका मेन स्टेट पार्टनर है। ठीक है, एंड प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम हरियाणा में हो रहा है। इनॉग्रेशन किसने किया है, जो प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब है, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन स्पेसिफिकली हुआ है। ठीक है, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेटिवली बाय द कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के हरियाणा टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नॉर्थ जोनल कल्चरल बोर्ड। नेक्स्ट, which university has won मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023? वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते होंगे, एंड आई एम श्योर। ओके, what is the correct answer? Correct answer is the Guru Nanak Dev University. Okay, Guru Nanak Dev University has won the मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023। ठीक है, देखो समझो, जो दिस पर्टिकुलर ट्रॉफी है अमृतसर में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन अमृतसर हैज ओन 2023 मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी for the 25th time. This is again very much important, 25th time. The trophy awarded annually by the President of India to the university with the best overall performance in a sports at national, international and inter-university competition. Okay, and this university has done immensely well in that. Next, सोचो थोड़ा सा, यस, अगर आप लोगों ने जो लेक्चर है हमारे अच्छे से सुने होंगे या अच्छे से अगर देखे हैं, तो आपको ये जो सवाल है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, आप इजीली मार्क्स कर सकते हो, बिकॉज मैंने फ्यू लेक्चर्स बैक ही आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है दे दी थी। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये जो पर्टिकुलर चर्च है, ठीक है, इनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? दैट इज अ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम होता है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड होता है, स्पेसिफिकली उन लोगों को दिया जाता है, चाहे प्राइवेट एंटिटी हो पब्लिक एंटिटी हो, जहां पर जो हेरिटेज प्लेस है उनको कंजर्वेशन किया जाता है, उनको संभाला जाता है। और ये जो पर्टिकुलर चर्च की हम बात करें, ये पर्टिकुलर हरियाणा में लोकेटेड आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा। टोटल 6 साइट से इंडिया से जिनको एक पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उनमें से 3 जो प्रोजेक्ट है दैट इज स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा से,
ये रामबाग घाट, ठीक है, रामघाट इन अमृतसर, पीपल हवेली इन गुरदासपुर, एंड चर्च ऑफ एपिफैनी इन गुरुग्राम has secured the prestigious spot among the UNESCO's award. जैसे एडिशनली अगर हम देखो चाइना में भी 5 अवार्ड दिए गए हैं चाइना के प्लेसेस में, ठीक है। जो भी प्लेसेस है जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है उनका कंजर्वेशन करना एक बड़ा मकसद होता है इन दिस अवार्ड के पीछे, ठीक है। तो चाइना में ऐसे 5 जगहों के लिए पर्टिकुलर अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है चाइना में, ठीक है। देन टोटल 6 अवार्ड्स दिए गए इन इंडिया, और नेपाल में 1 अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट सोचो इसके बारे में। यस, अगर मैं चाहता हूँ आप खुद ही जो है एक बार इस पर्टिकुलर सवाल को डिटेल में जो है पढ़ लेना। आप खुद को पूछ लो कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, आपको क्या लगता है? एज पर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024, which state is the most preferred state to work? What do you think? So remember, the most preferred state is Kerala. Okay, so Kerala is the most preferred state for the work purpose के लिए। Okay, जो VBOX है in collaboration with a separate entity, including the All India Council of Technical Education and Confederation of Indian Industries, okay, has unveiled the Indian Skill Report. This report indicates that the employability in India has shown the improvement, with 51.25% with 51.25% of evaluated young individuals being employable, posing unnecessary skills. Okay, this is again very good thing. Kerala has emerged as a top choice among the state for employment, ठीक है, बिकॉज वहां पे आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। प्लस जो टैलेंट पूल है वहां पर क्या है, वहां पर दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, यस, मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचो। ओके, चलो, आई होप आप लोगों ने जो है आपका करेक्ट आंसर मार्क के रखा होगा, ठीक है, ठीक है, आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क करके रखा होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात किसकी चल रही है, यहाँ पर बातचीत चल रही है कार्बन टैक्स की, कार्बन टैक्स की। पहले ना समझो कार्बन टैक्स क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब एक पर्टिकुलर कंट्री है, लेट्स से इंडिया है, मान लो इंडिया है, इंडिया में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टील, ठीक है, स्टील को या फिर आयरन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी एक आयरन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हाँ ये यूके है। तो यूके में तो क्या है ना, यूके में अगर आप ऐसे कुछ भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा कंपल्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी ही वहां पर होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो रहा है वहां पर जो बहुत सारी कंपनियां है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना मतलब क्या होता है, आपको हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी को आप शिफ्ट कैसे करोगे, इसके लिए तो क्या लगता है आपको, कॉस्ट लगता है, हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगता है इसके ऊपर शिफ्ट करना, तो विच इज इटसेल्फ वेरी मच अ कॉस्टली थिंग, ठीक है। तो इसलिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज है, जो यहाँ पे कंपनियां है,
इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी, वो बाहर से जो चीजें हैं लाइक दिस जिसमें जिसको बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है उसको बाहर से मंगवा रही है। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे वही चीज दोहराई जाएगी कि यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, इसको जो बनाया जा रहा है इस चीज को, तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है और यहाँ पर जब ये डायरेक्टली दे रहे हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर तो जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर लिया उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा महंगा सौदा होगा ये। ठीक है, उनके लिए तो इसलिए यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने ये प्लान किया है कि अगर कोई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट है, अब व्हाट डू यू मीन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट, इसमें आते हैं आपके स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, देन आपके आयरन में भी इसमें आ जाता है, देन आपका सीमेंट भी इसमें आ जाता है, सीमेंट भी इसमें आ जाता है। ठीक है, आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जो सारे मटेरियल्स अगर कोई इंपोर्ट करवा रहा है यूके में, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा हेवीली इंपोर्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। फिर जो है ये जो भी इंपोर्ट करवा रहा है उसको इंपोर्ट क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग फॉर दिस प्रोडक्ट वो ट्राई करेंगे यहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी को बिल्ड करके प्रोडक्ट को आप क्या करो, सेलिब्रेट कर लो। तो दिस इज अगेन अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। Remember the carbon tax, okay, that UK plans to leave from 2027. कब से लागू होने वाला है टैक्स यूके में, 2027 से, ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कार्बन इंटेंसिव मटेरियल इज अ कार्बन बॉर्डर टैक्स. It will be applied to the items like iron, steel, aluminium, ceramic, cements. The tax rate will be depend on the carbon emission associated with the making the imported goods. Okay, and the gap with UK carbon prices. India opposes such a green border leaves on non-tariff barriers. So हमने तो obviously क्या किया, इसको oppose ही किया है. Okay, that you need to be aware. UK is following the EU, which has already rolled out its carbon border adjustment mechanism. Please remember this. अगर आपको बोलता है कार्बन बॉर्डर टैक्स, तो लेट्स से यूके, लेकिन अगर आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देखो तो ये किसका है, आपका ईयू का है, यूरोपियन यूनियन का है। तो अगर सवाल थोड़ा सा घूम के भी आ जाता है तब भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या रहो, अवेयर रहो। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सोचो। चलो लेट डिस्कस दिस। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसका नाम क्या, देखो, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज। इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज, दिस इज द नेम ऑफ वन अवार्ड। ठीक है, दिस अवार्ड इज गिवन बाय द विच कंट्री। तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली अफगानिस्तान में एक पर्टिकुलर जो है जो काम करता है फीमेल इक्वालिटी एस्टैब्लिशमेंट का, फीमेल एजुकेशन का, तो उनको जो पर्टिकुलरली अवार्ड इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है ये, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज अवार्ड। तो ये अवार्ड कौन देता है, तो दिस अवार्ड इज स्पेसिफिकली जो फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया जाता है। दैट वी नीड टू बी रिमेंबर। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है, जो अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उनको स्पेसिफिकली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड फिनलैंड की गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर क्या है ना, ये जो अवार्ड है द गवर्नमेंट प्राइज या इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज अ गवर्नमेंट प्राइज which is administered by the Ministry of Social Affairs and Health. ठीक है, that need to be remembered.
चलो, आई होप यू हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट। सवाल क्या देखो, हु इज द फोर्थ कमिंग मेमोरी इज अ टाइटल फॉर 4-star destiny। So this particular title is used, this title में before memories is a किसको है, जनरल MM नरवणे। Okay, so just remember this particular thing कि जो former army chief है MM नरवणे, the forthcoming memories 4-star destiny, okay, that mention that the armed forces were taken by the surprise when the Agnipath military equipment scheme was introduced. Okay. General Naravane writes he had proposed a tour of duty model for limited Jawan intake, but what come up as the Agnipath applied to all new recruitments in Army, Navy, Air Force. That took only for the 4 years. Okay. तो ये जो 4-star डेस्टिनी है फॉर देन उनको है। यस, वेरी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी विल नेवर मार्क द राइट आंसर। ओके, चलो लेट डिस्कस। अगर आप देखोगे तो गुरु गोविंद सिंह इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टर्बन टू कवर द हेयर्स इन पंजाब। इज वेरी ट्रू, इन सिख रिलीजन इज वेरी ट्रू। He fought against the Mughals in the Battle of Muxtas, तो ये भी क्या था, ठीक है। So both the statement are true. Okay. Now remember the thing, former PM जो हमारे इंडियन PM है, ठीक है, जिन्होंने वीर बाल दिवस फंक्शंस को अटेंड किया था भारत मंडपम में ना, न्यू दिल्ली। Okay. It is a commemorator to honor the Baba Fateh Singh and Joravar Singh sons. Joravar Singh, who is the son of 10 Guru Gobind Singh Ji, on 26 December every year. अगर आपको कोई तो गुरु गोविंद सिंह साहब जो है वो लीडर है इन सिख रिलीजन, ठीक है, इन पंजाब ड्यूरिंग द मुगल regime and had a force. They were referred to as a fort, ठीक है, Faizáबाद Khalsa. In 1969, Guru Gobind Singh had established the Khalsa, the elite warrior band that devoured the Sikhs with the aim to protect the innocent from religious persecutions. जो भी रिलीजन प्रोसिक्यूशन किए जा रहे थे मुसलमान द्वारा, मुगल्स द्वारा उस पर्टिकुलर 10 years में, तो उस रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस खालसा वॉरियर को बनाया गया था। Okay. While two of the Guru Gobind Singh's sons were killed in a fighting against the Mughals, two other sons were buried alive on the order of the Aurangzeb governor Sirhind. The two younger sons, again, that is the Faizábad Joravar Singh Ji and Faizábad Fateh Singh Ji, attained a martyrdom after being sealed alive in a wall. But they never give up. Okay, but they never give up. Okay, so that is I always, whenever I read this things, I always believe it. What people did for us, like whatever life we are having right now is very blessed. It's just because of this huge and very important, very respectable personalities. Okay, Guru Gobind Sahib की बात करूँ, he was the 10th Sikh Guru. Okay, he becomes the Sikh Guru at the age of 9 and following the demise of his father Guru Tej Bahadur. Okay, the 9th Sikh Guru. The contribution Sikh religion क्या होता? Okay, इन्होंने he has introduced the turban to cover the hairs. Okay, he is renowned for the founding the principle of a khalsa or 5K. That is the kesh, that is uncut hair. Okay, kanga, that is the wooden thumb. Then kara, that is the iron or steel bracelet. Then kirpan, that is a dagger, and kachara, that is a short short bridges. Okay, he fought against the Mughals
that in the Battle of Mustaf in 1705. So outstanding. कौन सा वो शहर है भारत का जो भारत का पहला AI सिटी बना है? Which city is being developed as India's first AI city? कौन सा सिटी होगा? तो रिमूव व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट्स लखनऊ. लखनऊ बना है भारत का पहला AI city. So you all are need to be remember Lucknow city is known as the city of Nawab. Now will be developed as a city of first AI. लखनऊ का नाम क्या था? City of Nawab भी बोलते हैं उनको. Now it will be developed as a India's first AI city. ठीक है. Noida has already emerged as an IT hub. The same line now, tier 2 city like Lucknow is also being developed as a IT hub. Now, थोड़ा सोचो इसके बारे में. देखो सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वर्थ 445 crore with which state government? Remember, state government of उत्तर प्रदेश. कौन सा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है. ठीक है. नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेन has recently signed a contract which worth 445 crore UP government. ठीक है. Now next. Yes, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ो. सवाल इजी है. Which tail guided missile destroyer was recently inducted into Indian Navy? Recently inducted किया गया है. Yes, remember this is nothing but the INS Imphal. किसे इंडक्ट किया गया है रिसेंटली? INS Imphal जो है उसको जो है इंडक्टेड किया गया है. ठीक है. Which is one of the tail guided missile destroyer भी है. अगर आप देखोगे तो INS Imphal is India's first warship which is named after the northeastern states. ठीक है. ये पहला warship है जिसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से क्या बोला नाम दिया गया है. ठीक है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह was the chief guest at this particular event. थोड़ा सोचो. दिसंबर 2023 तक जो डीजी यात्रा का जो हमारा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फेशियल रिकॉग्निशन करते टेक्नोलॉजी हैज इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मेनी इंडियन एयरपोर्ट्स. कितने एयरपोर्ट्स में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रिमूव 13 एयरपोर्ट्स है जो डीजी यात्रा के अंतर्गत आते हैं. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो डीजी यात्रा है वहां पे जो फेशियल रिकॉग्निशन है इट्स इम्प्लीमेंटेड एट 13 इंडियन एयरपोर्ट्स. Okay. This particular platform provides a seamless and hassle-free experience for passengers at airport. Through the biometric-based travel using the facial recognition technology has been implemented at 13 airports, and other airports will be covered in a phased manner. Okay. Ministry of Civil Aviation is implementing this very focusedly and very dedicatedly in their particular attitude, and that's why this is very much important. This is also helpful to increasing the security equipment, security manpower, and advancing the technologies. Now, then, थोड़ा सोचो इसके बारे में. ओके. सोचो. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. सवाल क्या बोल रहा है आपको? सवाल बोल रहा है कि सर जी जो नेशनल आपका इन्वेस्टमेंट एंड फंड है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, व्हिच विल इन्वेस्ट अप टू 675 crore, ठीक है, ऑन Bokpuram Greenfield International Airport. So this Bokpuram
Bhogapuram Airport is located in which state? So this is located in Andhra Pradesh. ये कुछ याद रखो कहाँ पे located है? आंध्र प्रदेश में ये located है, ठीक है? This is one of the very important fund, ठीक है? This marks the this particular National Investment Infrastructure Fund, the second airport investment, ठीक है? After जो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर भी इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, which operate as a Manohar International Airport in गोवा, ठीक है? दिस वाज सेकंड एयरपोर्ट है जिसको इसमें पार्ट किया गया है, ठीक है? यस, आई होप गाइस यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियोस जो अभी हम कर रहे हैं आपके साथ. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियोस को. हम जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिप्स बेस, नॉलेज बेस, शॉर्ट बेस के ऊपर जो आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप लोग डेली कंसिस्टेंटली इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, इस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.